जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे, तब भारत में शून्य की खोज हो चुकी थी। जब यूरोप बीमारियों को भगवान का श्राप मानता था, तब भारत में शल्य चिकित्सा हो रही थी। जब समुद्र पार करना पाप समझा जाता था, तब भारतीय नाविक समुद्री नक्शे बनाकर पूरी दुनिया घूम रहे थे। तो सवाल ये है, क्या प्राचीन भारत सच में इतना उन्नत था, या हमें उसका सही इतिहास कभी बताया नहीं गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन भारतीय आविष्कार जो केवल कथाएं नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता की नींव बने। प्राचीन विमान विद्या, उड़ान की पहली कल्पना। आज उड़ना हमें सामान्य लगता है, लेकिन कभी सोचिए, उड़ान का विचार सबसे पहले कहाँ आया? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमान शब्द का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में आकाश में उड़ने वाले यानों के आकार, गति और संचालन के तरीकों का वर्णन है। कहा गया है कि ये विमान धरती, आकाश और कभी-कभी जल पर भी चल सकते थे। ये कहना जरूरी है कि आज हम इन वर्णनों को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ है कि उड़ान की कल्पना भारत में बहुत पुरानी है। जब बाकी दुनिया आकाश को देवताओं का घर मानती थी, तब भारत आकाश तक पहुंचने की सोच रखता था। प्राचीन शल्य चिकित्सा, जब इलाज विज्ञान था। प्राचीन भारत में बीमारी को डर की चीज नहीं माना गया। आयुर्वेद कहता है, बीमारी शरीर के भीतर असंतुलन से पैदा होती है। महर्षि चरक ने शरीर की कार्य प्रणाली समझाई। महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप दिया। नाक की मरम्मत, आंखों की शल्य चिकित्सा, हड्डियों को जोड़ना, ये सब बहुत पहले किया जा रहा था। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में इलाज का मतलब केवल प्रार्थना था, भारत में व्यवस्थित चिकित्सा हो रही थी। शून्य और गणित, छोटी खोज, बड़ा बदलाव। आज हम गिनती करते हैं 10, 100, 1000, लेकिन शून्य के बिना ये सब संभव नहीं। शून्य की खोज प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। महर्षि आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग गणना में किया। ब्रह्मगुप्त ने इसके नियम बताए। शून्य केवल अंक नहीं था, ये सोच थी। कुछ भी न होते हुए भी सब कुछ संभव है। आज की पूरी गणना प्रणाली शून्य पर ही टिकी है। ब्रह्मगुप्त की महान खोज, शून्य को नियम देने वाला वैज्ञानिक। अब तक हमने शून्य की बात की, लेकिन शून्य को दुनिया के सामने सही रूप में रखने वाला एक नाम बहुत जरूरी है, महर्षि ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त केवल गणितज्ञ नहीं थे, वे विचारों के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहली बार शून्य को सिर्फ एक चिन्ह नहीं, बल्कि गणना का आधार बनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर किसी संख्या में शून्य जोड़ो तो संख्या वही रहती है, अगर किसी संख्या से शून्य घटाओ तो भी वही रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि ऋण और धन की गणना कैसे की जाए। आज जिसे हम घाटा और मुनाफा कहते हैं, उसकी जड़ ब्रह्मगुप्त के नियमों में है। ये वही ज्ञान था जो बाद में अरब देशों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला। अगर ब्रह्मगुप्त न होते तो आज का गणित अधूरा होता। खगोल विज्ञान, जब भारत ने आकाश को समझ लिया था। प्राचीन भारत में आकाश केवल देखने की वस्तु नहीं था, वो अध्ययन का विषय था। ऋषि जानते थे कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रह एक नियम से चलते हैं। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो घूमती है। उन्होंने ये भी समझाया कि ग्रहण किसी राक्षस की वजह से नहीं, बल्कि छाया के कारण होते हैं। भारत में समय की गणना बहुत सटीक थी। दिन, महीना, वर्ष, सब कुछ गणित के आधार पर तय था। इसी कारण भारतीय पंचांग आज भी कई देशों में उपयोग किए जाते हैं। जब दुनिया अंधविश्वास में फंसी थी, भारत आकाश का विज्ञान लिख रहा था। नगर निर्माण और वास्तु ज्ञान, जब शहर सोच समझकर बसाए जाते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को केवल खंडहर मत समझिए, वे अपने समय के सबसे आधुनिक नगर थे। सड़कें सीधी थीं, घर एक दूसरे से दूरी पर थे और हर घर में जल निकासी की व्यवस्था थी। गंदा पानी सीधे सड़कों में नहीं बहता था, बल्कि अलग नालियों से निकलता था। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में स्वच्छता को कितना महत्व दिया जाता था। वास्तु ज्ञान का उद्देश्य था प्रकृति के साथ संतुलन। घर ऐसे बनाए जाते थे कि हवा और रोशनी पूरा लाभ दें। आज भी आधुनिक नगर योजना इसी सिद्धांत पर काम करती है। समुद्री ज्ञान और व्यापार, जब भारत महासागर पार करता था, प्राचीन भारत समुद्र से डरता नहीं था। भारतीय नाविक तारों की दिशा से रास्ता पहचानते थे।
वे जानते थे कि कौन सी हवा किस दिशा में ले जाएगी। इसी ज्ञान को मानसूनी हवाओं की समझ कहा जाता था। भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया तक फैला था। मसाले, कपड़े, रत्न और ज्ञान सब कुछ समुद्र के रास्ते दूर दूर तक पहुंचा। ये सब मजबूत नौकाओं और गहरे समुद्री ज्ञान के बिना संभव नहीं था। जब कुछ सभ्यताएं समुद्र को पाप मानती थीं, भारत समुद्र को अवसर मानता था। वस्त्र निर्माण, जब कपड़ा विज्ञान था। प्राचीन भारत सूती वस्त्रों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ कपड़े केवल पहनने के लिए नहीं, मौसम के अनुसार बनाए जाते थे। गर्मी में ठंडक देने वाले, सर्दी में गर्म रखने वाले। रंग भी प्राकृतिक होते थे। ये सब रासायनिक समझ के बिना संभव नहीं था। अब सोचिए, जिस देश ने आकाश, धरती और समुद्र तीनों को समझ लिया हो, वो कभी कमजोर कैसे हो सकता है? ऊर्जा और ध्वनि का ज्ञान, जब शब्द भी शक्ति थे। प्राचीन भारत में केवल वस्तुओं का ज्ञान नहीं था, बल्कि ऊर्जा और ध्वनि को भी गहराई से समझा गया था। मंत्रों को केवल पूजा का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ध्वनि तरंगों के रूप में समझा गया। ऋषि जानते थे कि सही उच्चारण से ध्वनि का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। आज भी जब कोई मंत्र सही तरीके से बोला जाता है तो मन शांत होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से निकला ज्ञान था। अब सवाल उठता है, इतना उन्नत ज्ञान अचानक कहाँ चला गया? उत्तर आसान नहीं है, लेकिन सच है। आक्रमण हुए, विश्वविद्यालय जले, ग्रंथ नष्ट किए गए, लेकिन इससे भी बड़ा कारण था कि हमने धीरे धीरे अपने ज्ञान को कम समझना शुरू कर दिया। जब अपनी जड़ों से विश्वास उठ जाता है तो पतन शुरू हो जाता है।